हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ अ रिएक्शन, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म का आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 9, आई थिंक 9 और या फिर 10। ओके, एंड लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया है बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो इसका बेसिक आइडिया हम पहले भी ले चुके हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जनरली मैंने आपको 5 टाइप की रिएक्शंस यहाँ पर बताई थी। फर्स्ट वन इज एसिड बेस रिएक्शन, सेकेंड वन इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और अगर मैं एडिशन रिएक्शन की ही बात करूं तो एडिशन में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको पढ़ना है इसी के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आपको पढ़ना है इसी के अंदर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। दूसरे तरीके की रिएक्शन जो हमने बात किया था जिसके बारे में, वो थी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। साथ ही साथ आपको पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। और आपको जानना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। फोर्थ टाइप जिसके बारे में आपको पढ़ना है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन के अंदर भी आपको जानना है E1 एलिमिनेशन के बारे में, आपको जानना है E2 एलिमिनेशन के बारे में, आपको जानना है E1 CB एलिमिनेशन के बारे में। और साथ ही साथ आपको जानना है EI, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज योर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं रिएक्शंस के बारे में। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम केवल और केवल बात करेंगे एसिड बेस रिएक्शंस के बारे में, ठीक है ना। हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन होती क्या है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th-10th में भी आपने पढ़ा था। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। और ये जो रिएक्शंस होती हैं जनरली कैसी होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है कि आपके पास एक एसिड होगा, वो एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसिड में भी ब्रोंस्टेड एसिड की, ब्रोंस्टेड एसिड। अब ये ब्रोंस्टेड एसिड क्या है, जब H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ और रिएक्ट करने पर बनाएगा एक प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, जो बेस हो रहा है, जो बेस है वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो H पॉजिटिव क्या है हमारा, ब्रोंस्टेड एसिड, और ये बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ब्रोंस्टेड बेस। और दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं एक प्रोडक्ट, ठीक है ना। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि एक ब्रोंस्टेड एसिड एक ब्रोंस्टेड बेस के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ब्रोंस्टेड एसिड ना देकर
आपको कोई लुईस एसिड दे दे तो होगा क्या, ये लुईस एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, लुईस बेस के साथ। और जब ये लुईस एसिड लुईस बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा एडक्ट की। किसकी फॉर्मेशन करेगा, एडक्ट की। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हम बात जनरली जब भी हम बात करेंगे तो ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। बट कुछ केसेस में लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो मेरे पास एक ब्रोंस्टेड बेस है जो कि है CH3-, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ मिथेनॉल के साथ। तो ये तो मेरा क्या है, ये तो है मेरा ब्रोंस्टेड बेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और ये किसकी तरह काम करेगा, ब्रोंस्टेड एसिड। और ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये क्या करेगा, ये इसको देगा H पॉजिटिव। और जब ये इसको H पॉजिटिव देगा तो ये इसके साथ रिएक्शन करके बनाएगा CH4 और साथ में बनाएगा CH3O नेगेटिव। समझ में आई। तो ऐसे होती है ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस की रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ लुईस एसिड और लुईस बेस की कि इसमें एडक्ट बनता है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आपको देखने के लिए मिलेगा। लेट अस सपोज आपके पास NH3 है और इस NH3 के अंदर इस नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। और ये क्या करेगा, मेरे पास एक स्पीशीज है BF3 और BF3 के पास क्या प्रेजेंट होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर क्या करेगा, इसके अंदर डोनेट कर देगा और ये दोनों आपस में मिलकर किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एडक्ट की। ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एडक्ट की। और यही मेरी क्या होती है, लुईस एसिड एंड लुईस बेस रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ये भी एक तरीके की कैसी रिएक्शन है, एसिड एंड बेस रिएक्शन है। अब सवाल ये आता है कि सर आपने बता दिया कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है ना। हमने इसमें दो बातें की, ब्रोंस्टेड एसिड और लुईस एसिड, ब्रोंस्टेड बेस और लुईस बेस के बारे में। और आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है कि लुईस एसिड कौन होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। लुईस एसिड, जब भी बात आएगी लुईस एसिड की, लुईस एसिड, तो आपको ध्यान रखना है इसमें L आ रहा है, इसमें A आ रहा है। तो लुईस एसिड्स कौन होंगे, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे। लोन पेयर एक्सेप्टर जो होंगे वो आपके क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। और इसका उल्टा जस्ट कर देंगे लोन पेयर डोनर, तो आपके कहलाएंगे लुईस बेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ध्यान आपका इधर ही होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि आपके सामने मैंने एक एसिड बेस रिएक्शन दी, तो उसके अंदर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है और कितनी एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है ना, कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू फाइंड एसिड। हम एसिड को फाइंड करेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड एसिड। तो इसका एक तरीका है याद रखने का। तरीका क्या है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, साथ साथ उनका मीनिंग बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है ना। तो आपको आसानी होगी, पहले लिख देता हूँ। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, NaCO2NSQ, NaCONSQ, सोडियम कोन्स क्यू, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो। Na मतलब सोडियम, ये एक्चुअल में सोडियम नहीं है, याद रखने का तरीका है। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इस N का मतलब क्या है, इस N का मतलब है नाइट्रो एल्केन। इस N का यहाँ पर मतलब है नाइट्रो एल्केन से, ठीक है ना। और नाइट्रो एल्केन कैसे एसिड की तरह काम करते हैं, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। नाइट्रो एल्केन के पास क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो किसकी तरह काम करते हैं, एसिड की तरह काम करते हैं। जो मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ ये जनरली आपके आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, आने वाली जो रिएक्शंस हैं उनमें यूज होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके अलावा कोई और एसिड हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये आपके यूज होने वाले हैं, तो ये याद रखने का तरीका है। कैसे करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके पास लेट अस सपोज आपके पास ये एक नाइट्रो एल्केन है, ठीक है ना। ये एक आपके पास क्या है, एक आपके पास नाइट्रो एल्केन है। तो होगा क्या,
जब कोई स्पीसीज इसके पास आएगी तो ये अपना अल्फा हाइड्रोजन देगा। अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस NO2 ग्रुप से जो अटैच्ड कार्बन होगा वो मेरा कहलाएगा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जितने भी अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे वो मेरे कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आई? तो ये मेरा एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसको मैंने बाहर निकाल के रखा है, आपको समझ में आए इजीली। इसलिए होगा क्या, जब कोई अटैक करने के लिए आएगा, ठीक है ना, जब भी कोई ब्रोंस्टेड बेस आएगा, ठीक है ना, कोई बेस आएगा तो वो बेस को ये क्या करेगा, नाइट्रोइल्किन अपना H पॉजिटिव दे देगा और ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसे ब्रेक होगा और इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव। तो ये ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों H पॉजिटिव ही निकाल रहा है? क्योंकि जब ये माइनस, ये निगेटिव इस कार्बन के ऊपर आता है तो ये निगेटिव जो है ये किस में चला जाता है, रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में जाने की वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसी वजह से ये अपना अल्फा हाइड्रोजन क्या कर देता है, निकाल देता है, और ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड, इस ए का मतलब क्या है, इस ए का मतलब है एक्टिव मिथिलीन या एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है ना, एक्टिव मिथाइलिन। अब ये एक्टिव मिथाइलिन क्या होता है, मेरे पास CH2 एक ग्रुप है, उसके दोनों ही तरफ मेरे पास ग्रुप लगे हुए हैं जो कि हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो होगा क्या, जब इसके पास कोई ऐसी स्पीसीज आएगी जिसको ये क्या करना चाहेगा, ये H पॉजिटिव दे देगा, ठीक है ना, किससे देगा, इस वाले कार्बन से निकालेगा। वो किससे निकालेगी, वो स्पीसीज इस वाले कार्बन से निकालेगी, और जब इस कार्बन से निकालेगी तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। और इस नेगेटिव चार्ज को ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए ये क्या कर देंगे, स्टेबल कर देंगे, जिसकी वजह से जो एक्टिव मिथिलीन है वो किसकी तरह काम करता है, एसिड की तरह काम करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना। निगेटिव मैंने आपको जब ये H निकल जाएगा उसके बाद का बताया, कभी आप इसके अंदर ये एज्यूम करें तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, आप इसको ऊपर एज्यूम करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है। तीसरा, तीसरा आपके सामने दिया हुआ है C। इस C के यहाँ पर दो मतलब है, एक तो है टर्मिनल एल्काइंस, ठीक है, टर्मिनल एल्काइंस। अब ये टर्मिनल एल्काइंस क्या होती हैं, एल्काइंस क्या होती है आपकी, एल्काइंस होती है आपकी ये जिसके बीच में भी आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दिखाई देगा, वो आपकी एल्काइंस होती है। और टर्मिनल एल्काइंस आपकी कुछ ऐसी होती हैं, टर्मिनल मतलब जो उसका एंड होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अब टर्मिनल एल्काइन भी आपकी दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है आपकी HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक होता है आपका RC ट्रिपल बॉन्ड CH। और इन दोनों में ही वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ज़्यादा एसिडिक होती है एज कंपेयर टू RC ट्रिपल बॉन्ड CH से। अब इसका रीज़न क्या है, इन दोनों का ही रीज़न क्या है, रीज़न की बात करते हैं। तो रीज़न क्या है, जब इस टर्मिनल पर से ये H बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव बनाकर, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा निगेटिव। और ये निगेटिव इस कार्बन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, इसी वजह से ये ऐसा करता है। बात करते हैं इस वाले की RC ट्रिपल बॉन्ड CH की, ये ऐसा क्यों करता है। अगर मैं इस कार्बन की यहाँ पर बात करूँ तो इस कार्बन का जो इनके अंदर जो कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी बढ़ जाती है। इसी वजह से ये किसकी तरह काम करते हैं, ये H पॉजिटिव निकाल देते हैं और किसकी तरह काम करते हैं, एसिड की तरह काम करते हैं। दूसरा इसी में ही C से टर्मिनल T तो सेट नहीं बैठ रहा, तो C से है क्या, C से एक्चुअल में होता है कार्बोनिल हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ इसके बॉन्ड बने होंगे। तो एक तरफ तो मैं लगा देता हूँ H और एक तरफ मैं लगा देता हूँ CH3, और CH3 का एक H मैं बाहर निकाल देता हूँ, जस्ट लाइक दैट, है ना, लाइक दैट, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में,
तो इसके अंदर क्या होता है, इसका जो अल्फा कार्बन है, सेम जैसे हमने नाइट्रो एल्केन के अंदर बात की थी, C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली जो अटैच कार्बन होगा वो मेरा अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन्स होंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि ये क्यों एसिड की तरह बिहेव करता है। जब कोई भी स्पीसीज आएगी जिसको H पॉजिटिव चाहिए तो ये अपना H पॉजिटिव निकाल देगा, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव, और जैसे ही इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा तो ये निगेटिव किस में चला जाता है, रेजोनेंस में चला जाता है, और ये कैसा एनायन बन जाता है, ये बन जाता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अपना अल्फा हाइड्रोजन निकाल देता है और एसिड की तरह बिहेव करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात करते हैं इस O की। इस O से क्या मतलब है, इस O का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन। इस N का क्या मतलब है, इस N का मतलब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और इस S का क्या मतलब है, इस S का मतलब है सल्फर, इस S का क्या मतलब है, इस S का मतलब है सल्फर। एक्चुअल में होता क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्यों बिहेव करते हैं, क्यों H पॉजिटिव दे देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। सो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या कर देते हैं, ये H पॉजिटिव निकाल देते हैं। लेकिन अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई केस ही नहीं होता है। सल्फर ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो सल्फर का साइज होता है वो ज़्यादा होता है, ड्यू टू हाई साइज ऑफ सल्फर, ड्यू टू हाई साइज ऑफ सल्फर। तो ज़्यादा साइज होने की वजह से, ठीक है ना, ये क्या करता है, H पॉजिटिव आसानी से निकाल देता है और किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करो आपके पास S नेगेटिव है, आपके पास O नेगेटिव है, आपके पास N नेगेटिव है, साइज किसका ज़्यादा है, S नेगेटिव का, इसीलिए क्या करता है, एसिड की तरह बिहेव कर, मतलब H पॉजिटिव देगा और एसिडिक नेचर शो करेगा। लेकिन अगर मैं O नेगेटिव और N नेगेटिव में बात करूं तो O नेगेटिव और N नेगेटिव के अंदर जो O नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है। इसी वजह से ये किसकी तरह काम करते हैं, ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना, मतलब H पॉजिटिव दे देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो आपको एक बार इसको याद करते हुए चलना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। आगे जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात करते हैं क्यू की। इस क्यू से क्या मतलब है, क्यू से मतलब है यहाँ पर क्वाजी एरोमेटिक, क्वाजी एरोमेटिक। अभी क्वाजी एरोमेटिक क्या है, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो नॉन एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं नेचर में, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अगर मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करूं, ऐसा कुछ मैं अगर आपके सामने ड्रॉ करूं तो ये कैसा है, ये क्वाजी एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। बट अगर मैं इसी के अंदर यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। जैसे ही ये H पॉजिटिव को निकाल देगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा तो ये बन जाता है एरोमेटिक, और एरोमेटिसिटी आना बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर कोई कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है और वो अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन कर पा रहा है तो वो जरूर करेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना। Na नाकोन्स क्यू, N से मतलब नाइट्रो एल्केन, A से मतलब एक्टिव मिथाइलिन, C से टर्मिनल एल्काइन प्लस कार्बोनिल, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, S से सल्फर, Q से क्वाजी एरोमेटिक, ठीक है। समझ में आई इतनी मेरी बात। इसके ऊपर हम सवाल भी करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तो आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं ये तो हमने बात कर ली कि एसिड को कैसे पहचानना है। बात करते हैं हाउ टू फाइंड बेस को कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड बेस। तो बेस में भी आपकी दो बातें हो सकती हैं, एक तो हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। पीछे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात नहीं की थी, वो हम क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के बात होती है उसके अंदर ही हम बता पाएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की और वीक बेस की।
स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर जो आपके जनरली आते हैं वो कौन कौन आते हैं, एक तो आपके आते हैं हाइड्रोक्साइड्स। फॉर एग्जांपल आपके जो एल्कली मेटल्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH, जैसे आपका KOH, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और कौन कौन आ सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में, आपके हाइड्राइड्स, ठीक है ना। हाइड्राइड्स आपके जैसे कि एल्कली मेटल के हाइड्राइड्स हो गए NaH, KH, ठीक है। और क्या क्या आ सकते हैं, अमाइड्स आ सकते हैं, अमाइड्स, फॉर एग्जांपल आपका NaNH2, फॉर एग्जांपल आपका KNH2, ठीक है, एटसेट्रा। और क्या क्या हो सकता है, और आपके आ सकते हैं ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, जैसे आपका हो गया Na2O, ठीक है ना, K2O, ये आपके क्या हो सकते हैं ऑक्साइड्स। तो ये आपके जो मैंने लिखा, और भी क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है ग्रिग्नार्ड रेजेंट RMgX। ये आपके सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे वीक बेस की, वीक बेस, तो वीक बेस की अगर बात की जाए तो वीक बेस के अंदर कौन आते हैं, वीक बेस के अंदर जनरली आपके आते हैं कार्बोनेट्स। कौन आते हैं, कार्बोनेट्स। फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया Na2CO3, ठीक है ना, आपका आ गया K2CO3। तो ये किसकी तरह काम करेंगे, आपके वीक बेस की तरह। साथ ही साथ आपके जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जो आपके बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो भी किसकी तरह काम करते हैं, वीक बेस की तरह। फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपके कुछ ऑर्गेनिक बेसिस भी होते हैं, ऑर्गेनिक कुछ बेसिस भी होते हैं, जैसे कि पाइरोल, पाइरोल एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि पाइरिडीन, पाइरिडीन। और क्या हो सकता है, अमाइंस, अमाइंस। और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि है LDA, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये LDA क्या होता है भाई, अमाइंस, पाइरिडीन, ये तो आपकी नॉलेज में है ही, पाइरोल हम आगे पढ़ेंगे ही। LDA की बात करते हैं, LDA का एक नाम फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, लिथियम, लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल, प्रोपाइल अमाइड, ये होता है आपका LDA का फुल फॉर्म। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, नाइट्रोजन इसके ऊपर होगा प्लस, ठीक है ना, और ये होगा आपका कुछ ऐसे, सॉरी नॉट प्लस, इसके ऊपर होगा माइनस ऐसे, सॉरी, और ये होगा आपका यहाँ पर Li के साथ, Li प्लस। तो ये होता है आपका LDA। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एसिड बेस रिएक्शन क्या है। तो आज के लेक्चर में केवल हमने बात की कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या क्या होती है, ठीक है ना। और हमने पहले टाइप के रिएक्शन की बात की, एसिड बेस रिएक्शन, जो कि फास्ट होती है। हमने लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस के बारे में बात की। किसी एसिड को कैसे पहचानना है तो उसके लिए मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स, कुछ एसिड्स मैंने आपको याद करवाए, ठीक है। फिर मैंने बात की कि बेस कौन कौन से होते हैं, कौन से उसमें से वीक बेस होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है ना। आपको इसको अच्छे से नोट्स बनाना है, साथ साथ रिवाइज करना है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। तो